प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर फर्स्ट मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बैंकों के बारे में पूर्व में बैंक का सामान्य परिचय दिया जा चुका है। आज की चर्चा का विषय रहेगा बैंकों के सिद्धांत एवं संगठन के बारे में। व्यापारिक बैंक अपने कार्य एवं उद्देश्यों की प्रकृति के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले संगठन होते हैं। व्यावसायिक संस्थाओं के समान इनका प्रमुख उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है। व्यापारिक बैंक अपने प्रमुख एवं आधारभूत कार्यों के अंतर्गत जनसाधारण की बचतों को जमाओं के रूप में संग्रहित कर व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उत्पादक कार्यों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग संस्थाएं औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्गमित विभिन्न प्रतिभूतियों में भी विनियोग कर उन्हें न केवल सामान्य अंश पूंजी प्रदान करती है, अपितु लाभांश एवं ब्याज प्राप्त कर अपने कुल लाभों में वृद्धि भी करती है। व्यापारिक बैंकों के सिद्धांत हैं जो दिए गए हैं यहाँ पे। उसमें सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है तरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लिक्विडिटी। व्यावसायिक संगठन के रूप में बैंकिंग संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अतः उन्हें अपने वित्तीय कोषों का विनियोजन करना होता है। किंतु इन संस्थाओं के स्वयं के साधन बहुत ही सीमित होते हैं। वे अधिकांश साधन जनसाधारण से ऐसे जमाओं के रूप में प्राप्त करती है जो मांग पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात लौटाए जाने के संबंध में बैंकिंग संस्थाओं का वैधानिक उत्तरदायित्व होता है। अतः बैंक कोषों की तरलता के रूप में अपनी क्षमता बनाए रखते हैं। इस रूप में बैंकिंग संस्थाओं के समक्ष भविष्य में मुद्रा लौटाने के संबंध में अनेक अनुबंध होते हैं। साधारणतः जमाकर्ता बैंकों में धन इस विश्वास के आधार पर जमा कराते हैं कि उनकी इच्छानुसार मांग की जाने पर अथवा यदि सावधि जमाएं हैं तो निश्चित अवधि के समाप्ति पर जमाएं निकाली जा सकती है। बैंकों का प्रमुख कार्य नकदी का बैंक में जमाओं तथा बैंक जमाओं का नकदी में परिवर्तन करना होता है। तरलता के अभाव में किसी भी बैंकिंग संस्था के सफल हो जाने पर उसका प्रभाव उसकी संस्था तक सीमित न रहकर समस्त बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ता है। वास्तव में बैंकिंग व्यवस्था एक नाजुक यंत्र के समान होती है जिस पर राष्ट्र का समस्त आर्थिक विकास आधारित रहता है। साधनों की तरलता से अभिप्राय बैंकों की उस क्षमता से है जिसके अंतर्गत जमाओं को पुनः मांगने पर नकद राशि से तुरंत भुगतान हो सके। इस दृष्टिकोण से अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की तुलना में बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों को ऐसे रूप में रखना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरलता एवं शीघ्रतापूर्वक नकद में परिवर्तित किया जा सके। सबसे अधिक तरल कोष बैंकों द्वारा स्वयं के पास रखी गई नकद राशि अथवा देश के केंद्रीय बैंक के पास प्रचलित बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत जमा की गई राशि से होता है, जैसे CRR अर्थात कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोष अनुपात की संज्ञा दी जाती है। किंतु उल्लेखनीय है
कि इस रूप में रखी गई नकद राशि से बैंकिंग संस्थाओं को किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है लाभदायकता का सिद्धांत। बैंकिंग संस्थाओं को अपने कोषों का विनियोजन करते समय तरलता के अतिरिक्त विनियोगों की लाभदायकता के संबंध में भी सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता है। जैसा कि स्पष्ट है, बैंकिंग संस्थाएं मूलतः व्यावसायिक उद्देश्य से संचालित की जाती हैं, अतः उन्हें न केवल संचालन संबंधी खर्चों को वहन करना पड़ता है, अपितु संग्रहित वित्तीय कोषों पर जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अंशधारियों में वितरण हेतु लाभांश भी घोषित करना पड़ता है। आर्थिक सुदृढ़ता के संदर्भ में उन्हें अनेक संचित कोषों का सृजन भी करना पड़ता है। अतः विनियोगों के फलस्वरूप अर्जन योग्य लाभों के संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। विनियोगों के अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बैंकिंग संस्थाओं द्वारा ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए जाते हैं। सामान्यतः अल्पकालीन अवधि के लिए ही ऋण प्रदान किए जाते हैं, किंतु व्यवहार में इस प्रकार के ऋणों की अवधि लंबी ही रहती है। एक सफल बैंकर के व्यवसाय का रहस्य इस बात में निहित है कि वह अपने साधनों को विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार वितरित करे कि तरलता एवं लाभदायकता जैसे विपरीत तत्वों के साथ उचित संतुलन स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। कोषों के विनियोजन के संबंध में बैंकिंग संस्थाओं को तरलता एवं लाभदायकता के अतिरिक्त आर्थिक साधनों की सुरक्षा के सिद्धांत का भी पालन करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास स्वयं के कोष बहुत ही सीमित होते हैं। ये जनसाधारण की बचतों को जमाओं के रूप में संग्रहित कर उन्हीं में व्यवसाय करती है। अतः धरोहर के रूप में प्राप्त वित्तीय कोषों के विनियोजन के संदर्भ में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैंकिंग संस्थाएं अनावश्यक जोखिम को वहन नहीं कर सकती। बैंकिंग विकास का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि कोषों के विनियोजन के संबंध में सुरक्षा के सिद्धांत की अवहेलना के फलस्वरूप अनेक बैंकिंग संस्थाओं को संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है। साधनों के सुरक्षित विनियोजन के संबंध में बैंकिंग संस्थाओं को बहुत सतर्कतापूर्वक व्यवहार करना पड़ता है तथा एक सुनियोजित नीति को अपनाना पड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों को अपने अधिकांश कोषों का विनियोजन किसी एक प्रकार के व्यवसाय या क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष को नहीं करना चाहिए। वित्तीय सहायता प्रदान करने से पूर्व बैंकिंग संस्थाओं को ऋणी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की आर्थिक स्थिति, चरित्र, साख एवं प्रतिष्ठा के संबंध में भी पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। ये बैंकिंग व्यापारिक बैंकों के 3 सिद्धांत थे। तरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, दूसरा लाभदायकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और तीसरा सिद्धांत जो है वो सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी के बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब चर्चा करेंगे बैंकों का संगठन। व्यापारिक बैंकों का संगठन जो है वो किस प्रकार का है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत आधुनिक जो व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली है उसके संगठन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग है वो है शाखा बैंकिंग पद्धति, दूसरा इकाई बैंकिंग पद्धति, तीसरा श्रृंखला बैंकिंग पद्धति, चौथा अनुरूप बैंकिंग और पांचवा मिश्रित बैंकिंग पद्धति। ये 5 प्रकार के संगठनों में इसको बैंकिंग संगठनों को विभाजित किया गया है। सबसे पहले चर्चा करेंगे शाखा बैंकिंग प्रणाली के बारे में। शाखा बैंकिंग प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत बैंकों की अनेक शाखाएं देश भर में फैली रहती हैं। ये शाखाएं एक ही संचालक मंडल के प्रबंध के अंतर्गत कार्य करती है। इनका एक मुख्यालय होता है जहां से प्रबंध संचालक अपनी समस्त शाखाओं को निर्देश देते हैं। प्रत्येक शाखा के दिन प्रतिदिन का प्रबंध शाखा प्रबंधक के हाथ में होता है। भारत में भी
शाखा बैंकिंग प्रणाली प्रचलित है। यहाँ लगभग सभी व्यापारिक बैंक शाखा बैंकिंग पद्धति पर ही संगठित किए गए हैं। दूसरा जो है इकाई बैंकिंग पद्धति। इकाई बैंकिंग पद्धति जिसको अपन यूनिट बैंकिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। यूनिट बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत एक ही कार्यालय तक सीमित होता है। इन्हें विशेष परिस्थितियों में ही सीमित क्षेत्र में बैंक शाखाएं खोलने का अधिकार प्राप्त होता है। यह पद्धति अमेरिका में काफ़ी प्रचलित है। कभी कभी इन बैंकों का कार्यक्षेत्र भी निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रणाली में बैंकों की स्थापना होने पर देश में बैंकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। नेक्स्ट जो बैंकिंग प्रणाली है वो है श्रृंखला बैंकिंग प्रणाली, जिसको चेन बैंकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का दो या दो से अधिक बैंकों पर नियंत्रण होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक बैंक अलग अलग होने के बावजूद एक स्वामित्व के अधीन होने के कारण इनमें आपसी संबंध स्थापित हो जाता है। इस कारण इसे श्रृंखला बैंकिंग या चेन बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। इस प्रणाली का प्रचलन सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट जो बैंकिंग सिस्टम है वो है अनुरूप बैंकिंग, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग। इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैंक एक दूसरे के अनुरूप संबंध स्थापित करके कार्य का सफलतापूर्वक संचालन करते हैं। इनमें किसी एक बड़े बैंक के पास विभिन्न बैंक अपना खाता खोलकर एक दूसरे से लेन देन करते हैं। इनके द्वारा खाते में जमा कोष का भी उपयोग लाभकारी तथा उत्पादक कार्यों में किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर ये बैंक आपस में ऋण तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। अनेक बार बड़े बैंक छोटे बैंक को व्यावसायिक मामलों पर सलाह भी देते हैं। अमेरिका में इस प्रणाली का विशिष्ट स्थान है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिश्रित बैंकिंग पद्धति या मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम। मिश्रित बैंकिंग प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि बड़े उद्योगों का कार्यशील पूंजी हेतु अल्पकालीन ऋण, स्थायी पूंजी हेतु मध्यमकालीन ऋण तथा स्थायी पूंजी हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक जो है वो इस सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें व्यापारिक बैंकों के पास बड़ी मात्रा में निष्क्रिय कोष पड़े रहते हैं, जिन्हें आसानी से दीर्घकालीन ऋणों को देने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की ऋणों को देने से बैंकों के लाभ में वृद्धि होती है तथा उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकती है। बैंकों के संगठन की ये उपयुक्त जो है वो 5 प्रणालियाँ हैं। अब ये डिस्कस करते हैं कि इन प्रणालियों में भारत के लिए कौन सी सर्वश्रेष्ठ या उपयुक्त प्रणाली है। उसमें यहाँ अपन स्पष्ट कर देते हैं कि भारत जैसे गांव वाले राष्ट्र के लिए शाखा बैंकिंग प्रणाली ही उपयुक्त होगी, क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है और विकासशील राष्ट्र होने के कारण यहाँ की जनता की प्रति व्यक्ति आय, बचत करने की क्षमता, पूंजी निर्माण दर तथा बैंकिंग आदतें बहुत कम हैं। पिछड़े हुए क्षेत्र में बैंक शाखा स्थापित करने पर आने की संभावना बनी रहती है, जिससे इकाई बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक ही बैंक को वहन करना पड़ता है, जबकि शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत इस हानि को अन्य शाखाओं के लाभ से पूरा किया जा सकता है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में लोगों में बैंकिंग प्रवृत्ति को जागृत करने में यह पद्धति सहायक सिद्ध होती है। थैंक यू सो मच।